डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी तरह के व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसके साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय पूरे देश की राजनीति के बीच जो है एक केंद्र बन चुकी है, जहां हर दिन कोई ना कोई नया टकराव, नया आरोप और नया राजनीतिक विस्फोट देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा दुर्घटनाक्रम उस वक्त सामने आया जब पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को साफ शब्दों में 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि या तो वे अपने लगाए गए गंभीर आरोपों की जो है ठोस और विश्वसनीय सबूत सार्वजनिक करें या फिर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। ये नोटिस सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक खुली चुनौती और सत्ता वर्सेस विपक्ष की सीधी टक्कर का संकेत है। दरअसल 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक कार्यकाल में जो है ईडी की छापेमारी के विरोध में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने कहा कि कोयला तस्करी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी की संलिप्तता है और इस कथित कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह दावा भी किया कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव भी मौजूद है जिनमें इस पूरे मामले से जुड़े सबूत भी हैं। इन बयानों के सामने आते ही बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि ये आरोप सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे केंद्र सरकार और देश के गृह मंत्री तक पहुंच गए थे। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बयानों को पूरी तरह निराधार, झूठा और मानहानि कारण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जानबूझकर ईडी की चल रही जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी ने टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि बिना किसी सबूत के सार्वजनिक मंच पर इस तरह के आरोप लगाना न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि लोकतंत्र का जो है अपमान करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और सार्वजनिक विमर्श की गरिमा को भी ठेस पहुंचाना है। इसी आधार पर उन्होंने कानूनी नोटिस भेजते हुए स्पष्ट किया है कि अगर 72 घंटों के भीतर सबूत नहीं दिए गए तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। इस पर जो है पूरे दुर्घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज भी करवा दी हैं। ममता का आरोप है कि ईडी ने अपनी संवैधानिक सीमाओं की जो है उल्लंघना की है, जबरन दस्तावेज उठाए और एक निर्वाचित सरकार को डराने की कोशिश की। एफआईआर के बाद ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी और कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकाला। इस मार्च और रैली के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार, बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की लगभग सभी जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया है और उनका इस्तेमाल विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। ममता ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को जो है पुलिस द्वारा घसीटकर हिरासत में लिए जाने का भी जिक्र किया और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा, उसे भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में बैठे लोगों का अतीत सब जानते हैं और अगर वोटरों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो वे चुप नहीं बैठेंगी। ममता का आरोप है कि वोटर डेटा चोरी, एसआईआर डेटा गायब करने और वोटों में हेरफेर की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जनता के अधिकार छीने गए तो वे इसके खिलाफ खुलकर लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह हरियाणा, बिहार, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में जबरदस्ती सत्ता में आई है और अब बंगाल में भी वही रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है। इस राजनीतिक घमासान का असर न्यायपालिका तक भी पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जबकि ईडी ने भी ममता बनर्जी पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 28 पन्नों की याचिका दाखिल की है। 9 जनवरी को जस्टिस शुभ्रा घोष के बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट रूम में भारी भीड़, वकीलों के बीच बहस और धक्का मुक्की के चलते हालात बेकाबू हो गए। जज ने
कोर्ट रूम खाली करने के निर्देश दिए, लेकिन स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। हालात से परेशान होकर जज को बिना सुनवाई किए ही कोर्ट छोड़ना पड़ा और मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए जो है टाली गई है। इस घटना ने न सिर्फ बंगाल की राजनीति बल्कि न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी लगातार ये दावा करती है कि वे किसी भी जांच से नहीं डरती और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां चोरों की तरह घरों में घुस रही हैं और राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें डराने या फिर चुप कराने की कोशिश करेगा तो वे और ज्यादा मजबूती से जो है मुकाबला करेंगे। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में बंगाली लोगों पर हमले हो रहे हैं, जबकि बंगाल में कभी भाषा या फिर पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। अगर पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी और केंद्रीय एजेंसियों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। 2019 में पौंजी घोटाला के दौरान सीबीआई और कलकत्ता पुलिस के बीच टकराव के बाद ममता बनर्जी ने 45 घंटे तक जो है धरना दिया था। 2021 में नारद स्टिंग केस में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वे सीबीआई दफ्तर के बाहर घंटों बैठी रहीं। 2022 में स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में भी जो है वो बैठी रही, गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने धरना दिया और 2023 में राशन घोटाले में ज्योतिप्रिया मलिक की गिरफ्तारी के बाद भी ममता बनर्जी एजेंसियों के खिलाफ खुलकर सामने आई। अब 2026 की शुरुआत में ही बंगाल एक बार फिर राजनीतिक तूफान के मुहाने पर खड़ा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी अपने आरोपों को जो है साबित करने के लिए सबूत पेश करेंगी? अगर उनके पास वाकई पेन ड्राइव और ठोस सबूत हैं तो क्या वे उन्हें कानून के सामने रखेंगी या फिर यह मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? वहीं अगर सबूत सामने नहीं आते तो शुवेंदु अधिकारी का मानहानि मुकदमा इस सियासी लड़ाई को अदालतों की लंबी कानूनी जंग में बदल सकता है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और आने वाले यानी कि 72 घंटे ये तय करेंगे कि ये लड़ाई खुलासों की ओर जाएगी या फिर कानून की दहलीज पर एक नए राजनीतिक युद्ध की शुरुआत होगी। पूरे देश की नजरें अब बंगाल पर टिकी हैं। इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी तरह से देश और दुनिया की हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।